नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू लोहिया यूपी पुलिस जी के मॉक टेस्ट सीरीज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आप जुड़ेंगे मेरे साथ और देखेंगे जो आज का मॉक टेस्ट है, तो उसमें जो आपके जीएस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न हैं तो उन्हें आप मेरे साथ मिल करके हल करने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इसमें प्रथम क्वेश्चन क्या है। प्रथम क्वेश्चन आपके सामने है और प्रथम क्वेश्चन है, सबसे अधिक स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। इसमें सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? सागर है, वन है, पर्वत है या मरुस्थल। इनमें से आपको एक बताना है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। ये आपका पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए है सागर। ऑप्शन ए क्या है आपका? सागर। तो सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा आपका? सागर। सागर में बहुत बार आपका क्वेश्चन पूछा है, आपसे पूछा जाता है कि आपका सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। सबसे बड़ा महासागर अगर आपसे पूछ रहा है तो सबसे बड़ा आप याद रखेंगे कौन सा महासागर है? प्रशांत महासागर। और एक ये और आता है कि एस के आकार का कौन सा महासागर है? एस आकार का कौन सा महासागर है? इसे भी आप याद रखेंगे, अटलांटिक महासागर। एस आकार का पूछे तो कौन सा है? अटलांटिक महासागर। और आपसे पूछे सबसे बड़ा कौन सा है? प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट है, हरित गृह प्रभाव क्या है? हरित गृह प्रभाव के बारे में आपको बताना है। हरित गृह प्रभाव क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि है, वैश्विक ताप में कमी है, सागर जल के ताप में वृद्धि है, नदियों एवं झीलों के ताप में वृद्धि है। अब इनमें से आपको बताना है सही कि इसमें आपका क्या सही होगा। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं कि इसमें से आपका क्या सही होगा। हरित गृह प्रभाव, हरित गृह प्रभाव या ग्रीन हाउस इफेक्ट आप पढ़ते हैं तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए सबसे ज़्यादा जो जिम्मेदार गैस है वो कौन सी आपकी? वो सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी? CO2। CO2 क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा जिम्मेदार गैस है। और सबसे गर्म गैस भी कौन सी वायुमंडल की? सबसे गर्म गैस भी कौन सी आपकी? वायुमंडल की। तो याद रखेंगे CO2। तो CO2 आपकी गर्म गैस है, तो इसलिए क्या है? वैश्विक ताप में क्या है? तो वैश्विक ताप में क्या होगा? वैश्विक ताप में आपकी क्या होगी? वृद्धि होगी। तो वैश्विक ताप में वृद्धि के लिए क्या होता है? हरित गृह प्रभाव। तो हरित गृह प्रभाव का ग्लोबल वार्मिंग आप बोलते हैं या क्या बोलते हैं? वैश्विक ताप में वृद्धि। तो इसका सही आंसर क्या है? वैश्विक ताप में वृद्धि। और इसके लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस कौन सी आपकी? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं जी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का मुख्य भाग है? इथेन, ब्यूटेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या मीथेन। आपको बताना है प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस का मतलब यहाँ पे है CNG। आप पढ़ते हैं CNG। CNG आपने पढ़ा होगा, CNG। तो ये आप पढ़ते हैं कंप्रेस्ड क्या है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसे बोलते हो आप प्राकृतिक गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये आपने पढ़ा होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो CNG वास्तव में दो इसमें आपकी गैस होती हैं। एक कौन सी होती है? एथेन। और एक कौन सी होती है आपकी? मेथेन। एथेन और मेथेन। तो एथेन क्या होता है? एथेन होता है C2H6 और मेथेन क्या होता है? CH4। क्या होता है? CH4। और आपको पूछना है कि इसमें मुख्य भाग कौन सा होता है, तो मुख्य भाग मेथेन या मीथेन आप कहेंगे। मुख्य भाग कौन सा होता है? मीथेन। आपसे पूछा जाएगा CNG फिल करने के लिए वाहन में सबसे अच्छा प्रेशर किसको माना जाता है? ऑप्शन में आपके मिलेगा 100 से 150 के बीच है, 150 से 200 के बीच है, 200 से 250 के बीच है या 250 से 300 के बीच है। इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा सही है, जो सबसे अच्छा प्रेशर माना जाता है। तो सबसे अच्छा प्रेशर आपका किसको माना जाता है? 200 से 250 के बीच आपका सबसे अच्छा प्रेशर माना जाता है वाहनों में। किसको फिल करने के लिए? CNG को फिल करने के लिए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? नेक्स्ट है, पशुओं को दिए जाने वाला कौन सा दर्द निवारक भारत में गिद्धों के लगभग विलुप्त होने के लिए उत्तरदायी है? तो इनमें से आपको बताना है, चार ऑप्शन आपके सामने, आइब्रोप्रोफेन, एसिटामिनोफेन, एस्प्रिन या डिक्लोफेनेक। तो जिससे गिद्धों की संख्या में आपकी कमी आई है, क्योंकि जब पशु को दर्द निवारक देते हैं तो उसके बाद में पशु को खाने के लिए गिद्ध आते हैं, तो वो गिद्ध के लिए आपका जो उसका आपका सिस्टम है गिद्ध का, उसमें चला जाता है और उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इनमें से आपको बताना है कि ऐसा कौन सा
इनमें से आपका दर्द निवारक है जो गिद्धों की संख्या में विशेष तौर पे आपका कमी लाने के लिए उत्तरदायी है। तो इसमें कौन सा होता है, डिक्लोफिनेक। कौन सा होता है आपका, डिक्लोफिनेक। तो इसे आप याद रखेंगे, गिद्धों की संख्या में कमी लाने के लिए कौन सा उत्तरदायी होता है, याद रखेंगे डिक्लोफिनेक। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है निर्वात में होता है। निर्वात तो हो रहा है यहाँ पे आपका, ये थोड़ा सा इसे सही कर लेंगे सुधार। तो ये आपका निर्वात में होता है। उसके बाद आपका वायु में, जल में या इस्पात में। तो ध्वनि की जो आपकी चाल है, वेग है, वो सबसे अधिक आपकी किस में होती है। 4 ऑप्शन आपके सामने, निर्वात, वायु, जल और क्या है, इस्पात। तो ध्वनि क्या है, ध्वनि को चलने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि को एक स्थान से दूसरे स्थान चलने के लिए क्या है, माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम की। और आपको याद रखना, जितना आपका ठोस माध्यम होगा उतना ही ध्वनि आपकी अधिक चलेगी। तो माध्यम आप याद रखें, ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, ये भी याद रखेंगे। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। और ध्वनि की जो सबसे अधिक चाल है वो किस में होगी, आपके ध्वनि की सबसे अधिक चाल किस में होगी, इस्पात में होगी ध्वनि की चाल। और ध्वनि को मापने की इकाई क्या है, डेसिबल। इतना जरूर इसमें याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है, धुआं में आंखों को प्रभावित करने वाला कौन सा शक्तिशाली उत्तेजक होता है। तो धुएं से जो आपकी आंखें प्रभावित होती हैं, तो उसमें कौन सा आपका उत्तेजक होता है, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। इनमें से आपको बताना है कि जो धुएं से आंखें हमारी प्रभावित होती हैं, तो इनमें से आपका कौन सा उसमें आपका अवयव मिलता है, कौन सा आपका उत्तेजक पदार्थ मिलता है। इनमें से आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। तो इसमें कौन सा होता है, इसमें होता है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। क्या है, पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। ये इसमें आपका होता है पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। क्लियर हो गया, पैरा ऑक्सीटाइल नाइट्रेट। नेक्स्ट है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, अभी भी हमने एक आपका मॉक टेस्ट किया था, उसमें भी आपको बताया था। ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक के लेखक कौन है, तो बताएंगे। तो इसके लेखक कौन है, स्टीफन हॉकिंग। कौन है, स्टीफन हॉकिंग के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक मेरिडियन, या इसको बोलते हैं भारतीय मानक समय रेखा, जो हमने समय माना हुआ है, तो वो आपको बताना है कि नींद में से किस राज्य से गुजरकर नहीं जाती। तो भारत में 5 राज्यों से होकर के जाती है। आपसे पूछा जाएगा मानक समय रेखा किसको माना गया है। जैसे आप पढ़ते हैं भारत का लोकेशन, आप देखते हैं भारत का लोकेशन, तो भारत में आपने पढ़ा होगा जो देशांतर रेखा है, देशांतर रेखा आप पढ़ते हैं, तो भारत का देशांतर रेखा पर जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है, वो है 68.7 से, और कहाँ तक है, इस तरीके से जो रेखा है ये कहाँ तक आपका 97.25, 97.25। तो इस तरीके से जैसे आप मैप में पढ़ते हैं, मैप में आप पढ़ते हैं, जैसे एग्जाम्पल फॉर ये मैप में, तो मैप में उत्तर से दक्षिण की ओर जो खींचे जाने वाली आपकी काल्पनिक रेखाएं, इनको क्या बोलते हैं, देशांतर रेखा। तो इस तरीके से आप रेखा खींचते हैं। तो जब आप इधर से चलते हैं, 0 से आगे बढ़ेंगे 68.7, और ऐसे आप कहाँ तक चलेंगे, पूर्व में 97.525 तक, तो भारत का ही विस्तार मिलेगा। 68.7 और 97.25। अगर आप इनमें अंतर करते हैं दोनों में, क्योंकि एक देशांतर बराबर आपने पढ़ा होगा, एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, एक देशांतर बराबर होता है 4 मिनट। एक देशांतर बराबर कितना मिनट होता है, 4 मिनट। इन दोनों में आप अंतर करेंगे, जैसे 97.25 है और क्या है 68.70, तो इन दोनों में अंतर करेंगे, कितना आ जाएगा 5। इसमें क्या आ जाएगा 5, और उसमें से क्या आपका यहाँ पे 16 में से 8 गया 8, 8 में 6 गया आपका 2। तो आप इसे 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 चौक 112, और आधा है तो पूरे में होगा 2, मतलब पूरे में होगा 4, तो आधे में कितना हो जाएगा 2, तो ये कितना हो जाएगा 114 मिनट। क्या हो जाएगा 114 मिनट। और 114 मिनट को ही हम आपका रफली क्या बोल देते हैं, इसको बोल देते हैं 120 मिनट। रफली इसको क्या बोल दिया जाता है, 120 मिनट इसको बोल दिया जाता है।
तो आपने पढ़ा होगा, आप पढ़ते हैं कि भारत के पूर्वी बिंदु वो कौन सा है? पूर्वी बिंदु है कीबिथो। पूर्वी बिंदु कौन सा है? कीबिथो। कीबिथो कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है? पश्चिमी बिंदु है सरक्रीक। कौन सा है? सरक्रीक। सरक्रीक या गौरी माता, ये कहाँ पर? आपका गुजरात में। इसमें कितने समय का अंतर है? इसमें आप पढ़ते हैं, इसमें रफली कितने समय का अंतर आप पढ़ लेते हैं? 2 घंटे का अंतर है। कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। क्लियर हो गया। उसके बाद यहीं पे ये इस अंतर को कि पूरे देश में एक आपका समय हमने माना है, तो पूरे देश में जो आपने समय माना है उस रेखा को हम क्या बोलते हैं? उस रेखा को बोलते हैं मानक समय रेखा। क्या बोलते हैं? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा लगभग भारत के यहाँ से इस तरीके से होकर के जाती है, ये भारत से होकर के जा रही है, और इस रेखा को क्या बोलेंगे? मानक समय रेखा। तो मानक समय रेखा ये कहाँ से होकर के जाएगी? इसे बोलेंगे, ये आपकी जो मानक समय रेखा है, अब इसमें देख लेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर। तो 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर मानक समय रेखा है। इसलिए भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से कितना आगे? 5 घंटे 30 मिनट आगे, 5.5 घंटे आप पढ़ लेते हैं रफली। तो ये वाली रेखा के बारे में पूछा है, कितने राज्यों से होकर के जाती है। तो राज्य कितने? यहाँ पे शुरू में आप याद रखेंगे यूपी। यूपी के बाद आप याद रखें एमपी। एमपी से अलग होकर के कौन बना? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा। उड़ीसा के बाद कौन है? आंध्र प्रदेश। तो कितने राज्यों से होकर के जाती है? 5 राज्यों से, यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो इसमें आप देखेंगे कौन सा राज्य नहीं है? इसमें बिहार राज्य नहीं है। कौन सा राज्य नहीं है? बिहार राज्य आपका नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम ताकत क्या है? तो आपको ये बताना, अधिकतम ताकत से मतलब यहाँ पे ये है कि संविधान के माध्यम से लोकसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? अधिकतम सदस्यों की संख्या। तो लोकसभा में आप पढ़ते हैं, लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। कितनी है? 552। 552 में से आपने पढ़ा होगा 550 तो क्या होते हैं? निर्वाचित, और 2 क्या है? 2 राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? 545। 545 में से क्या है? 543 निर्वाचित होते हैं और 2 क्या होते हैं? आपके मनोनीत। तो आपको यहाँ से देखना है, तो लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी है? 552। तो ऑप्शन में आप देख लेंगे, ये क्या दे रखा है आपका? 552। यहाँ पे ऑप्शन सी दे रखा है, तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा? आपका 552। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम स्थान पर है? तो आपको बताना है कि कौन सी 3 नदियां जो आपका त्रिवेणी संगम बनाती हैं। ऑप्शन ए है गंगा यमुना नर्मदा, गंगा यमुना सरस्वती, गंगा यमुना तापी और गंगा यमुना सिंधु। इनमें से आपको एक बताना है कि त्रिवेणी संगम किन 3 नदियों के द्वारा मिलकर बनाया जाता है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम ये कहाँ पर है? ये प्रयागराज में स्थित है। त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? प्रयागराज में। लेकिन अब आपकी एक नदी तो विलुप्त हो चुकी है, तो 2 ही आपकी नदी हैं जो वर्तमान में आपकी वहाँ पर मिलती हैं। अब त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, तो इसमें पहले अगर हम बात करें तो इसमें 3 नदी होती थी। एक कौन सी थी? आपकी गंगा थी, उसके बाद आप याद रखें यमुना, और एक कौन है? आपका सरस्वती। प्राचीन काल में 3 नदी आकर के यहाँ पे मिलती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती, याद रखेंगे। और स्थान कौन सा है? स्थान आपका प्रयागराज। कौन सा स्थान है? प्रयागराज। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? ये रासलीला है, रामलीला नहीं है। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा लोक नृत्य नहीं है। इसमें आप बताएंगे इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य? रासलीला, अहिर नृत्य, रासलीला, गिद्ध नृत्य। ये 2 बार लिख दिया रासलीला। तो आपको बताना है कौन सा नहीं है इसमें। आपने पढ़ा होगा गिद्ध नृत्य, गिद्ध नहीं, ये आपका गिद्धा है। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या है आपका? गिद्धा, गिद्धा नृत्य। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा नहीं है। तो आपने पढ़ा होगा जो गिद्धा नृत्य है, गिद्धा नृत्य, गिद्धा नृत्य कहाँ पर होता है? गिद्धा नृत्य होता है आपका पंजाब में। कहाँ पर होता है गिद्धा नृत्य? पंजाब में किया जाता है। जबकि आपने पढ़ा होगा कौन कौन सा? एक तो आपने पढ़ा होगा जी कथक, एक आपने पढ़ा है कथक, एक पढ़ा है कौन सा आपने?
रासलीला, ये तो आपके मेन है जो आपके यहाँ पे किए जाते हैं, रासलीला। एक आपने पढ़ा होगा, एक आपका कौन सा है, नौटंकी। एक आप पढ़ते हैं जी चरकुला, क्या है आपका, चरकुला, ये याद रखेंगे। तो ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य हैं। कौन कौन से, कथक, कथक वैसे शास्त्रीय नृत्य में आता है, तो कथक, रासलीला, नौटंकी और चरकुला, ये कहाँ से संबंधित हैं, ये उत्तर प्रदेश से आपके संबंधित है, जो ज़्यादातर आपके पूछे जाते हैं। जबकि आपसे पूछा है गिद्धा कहाँ का है, गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का। आप पढ़ते हैं भांगड़ा, भांगड़ा भी कहाँ का है जी, भांगड़ा अगर आपसे पूछा जा रहा है, ये भी कहाँ का है, पंजाब का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, तो इसमें कौन सा नहीं है आपका, गिद्धा नहीं है, गिद्धा कहाँ का है, पंजाब का। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकेदमी, ललित कला अकादमी या नेशनल अकेडमी ऑफ आर्ट क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है, तो आपको बताना है ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश में कहाँ पर है, लखनऊ, इलाहाबाद, अलीगढ़ या कानपुर, इनमें से एक शहर कौन सा है जहाँ पे ललित कला अकादमी आपके स्थित है। तो ललित कला अकादमी, ले से याद रखेंगे, ललित और ले से क्या हो जाएगा, ले से हो जाएगा आपका लखनऊ। कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में स्थित है। नवाबों का शहर कौन सा आपका, लखनऊ में स्थित है, कौन सी, ललित कला अकादमी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है निम्न युग में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे इसमें कौन सुमेलित नहीं है। पहले तो ये सही आप पढ़ेंगे, ये होता है आपका रेटिंग, क्या होता है, रेटिंग होता है, रेटिंग पनीर, जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मिडिस, गोल्डन चावल, विटामिन ए और ओजोन परत, ओजोन परत आपको बताएं ट्रोपोस्फीयर। अब आपको बताना है कि इनमें कौन सही सुमेलित नहीं है। तो आप पढ़ते हैं जो पनीर है, पनीर जो आपके विधि है उसे क्या बोलते हैं, रेटिंग, ये सही है। जैव प्रौद्योगिकी प्लाज्मा या प्लाज्मिडिस बोलते हैं। गोल्डन चावल, तो गोल्डन चावल में कौन सी विटामिन मिलती है आपकी, विटामिन ए। जबकि आपने पढ़ा होगा जो ओजोन परत है, ओजोन परत ट्रोपोस्फीयर में नहीं मिलती, ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलते स्ट्राटोस्फीयर। ये कहाँ पे मिलती है, ये मिलती है आपके स्ट्राटोस्फीयर में। स्ट्राटोस्फीयर में कौन सी परत मिलती है, परत का नाम क्या है, परत का नाम है ओजोन परत, स्ट्राटोस्फीयर में मिलती है ओजोन परत। तो यहाँ से आपको ये भी याद रखना है जो ओजोन परत है, ओजोन परत आप याद रखें स्ट्राटोस्फीयर, या हिंदी में इसको क्या बोल देंगे, हिंदी में बोल देते हैं समताप मंडल, समताप मंडल मिलती है ओजोन परत। ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, ओजोन परत को मापने की इकाई क्या है, डावसन। ओजोन परत संरक्षण दिवस कब बनाते हैं, 16 सितंबर को बनाते हैं। ओजोन परत को सुरक्षित करने के लिए आपने पढ़ा होगा कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस वर्ष किया गया, 1987 में किया गया था, जिसका प्रमुख उद्देश्य क्या था, CFC गैस, CFC गैस क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस के उत्सर्जन को कम करना है। लेकिन ये लागू कब हुआ है जी, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल लागू कब हुआ, लागू आप याद रखेंगे 1989 में लागू हुआ है। कब लागू हुआ है, 1989 में लागू हुआ है। तो इतना याद रखेंगे ओजोन परत से संबंधित। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न युग में कौन सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ आपके राष्ट्रीय उद्यान है और एक तरफ आपका राज्य है, तो आपको बताना ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो उस राज्य में स्थित नहीं है। तो आप पढ़ रहे हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, मानस वन्यजीव अभ्यारण्य असम, पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य केरल और सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। अब इनमें से आपको एक बताना है कि इसमें कौन सही सुमेलित नहीं है। बताएंगे सभी, कमेंट करके बताएंगे कौन सही सुमेलित नहीं है, बताएंगे सभी। तो इसमें आपका कौन सा सुमेलित नहीं है। तो आप पढ़ते हैं बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर, बनेरघट्टा, तो आप पढ़ते हैं अंशी नेशनल पार्क, ये सब कहाँ पर है, कर्नाटक में स्थित है। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, मानस भी आपका कहाँ पर है, असम में, सही है। पेरियार, पेरियार कहाँ पर है, पेरियार आप याद रखेंगे केरल में। लेकिन सिमलीपाल आप पढ़ते हैं, सिमलीपाल, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान आपका उड़ीसा में, जबकि यहाँ पे क्या दे रखा है, मध्य प्रदेश, जो कि गलत है। तो सिमलीपाल आप याद रखेंगे कहाँ पर है, उड़ीसा में स्थित आपका राष्ट्रीय उद्यान है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार किस देश में आरंभ की गई थी। तो आपको बताना है संसदात्मक जो सरकार है ये कहाँ पे आपकी आरंभ की गई, ग्रेट ब्रिटेन या यूके, बेल्जियम, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। इनमें से आपको एक बताना है कि कहाँ पे संसदात्मक सरकार सबसे पहले स्थापित की गई।
तो संसदात्मक सरकार आपने पढ़ा होगा, जब आप भारतीय संविधान के स्रोत भी पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के स्रोत, तो संसदात्मक जो शासन प्रणाली है ये हमने कौन से देश से लिए, ये हमने लिए ब्रिटेन देश से। कौन से देश से लिए? ब्रिटेन देश से लिए संसदात्मक शासन प्रणाली। इसलिए आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? ग्रेट ब्रिटेन। तो ग्रेट ब्रिटेन में सबसे पहले संसदात्मक शासन जो आपका या संसदात्मक सरकार प्रणाली, इसने सबसे पहले आपका जन्म लिया था। याद रखेंगे तो कौन सा देश हो जाएगा आपका? ब्रिटेन देश हो जाएगा संसदात्मक शासन प्रणाली में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जी। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधान को पाते हैं? तो ऐसा कौन सा भाग है जिसमें नागरिकता के बारे में दिया गया? ये चार ऑप्शन आपके सामने, भाग 1, भाग 2, भाग 7 और उसके बाद है भाग 9। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सही है। बताएंगे, सभी कमेंट करके बताएं। नागरिकता, नागरिकता आपने पढ़ा होगा, जो नागरिकता है, नागरिकता का जो प्रावधान है क्या है? नागरिकता। नागरिकता हमने कौन से देश से ली है? नागरिकता हमने जो भारतीय संविधान बनाया तो ये कौन से देश से हमने ग्रहण की है? ब्रिटेन देश से। और भारतीय संविधान में जो नागरिकता का प्रावधान है कौन से भाग में मिलता है? नागरिकता। तो ऐसे एन बनाएंगे, अब एन को ऐसे पलट लेंगे तो ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? भाग 2। भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान है। और आर्टिकल आपसे पूछे भाग 2 में क्या है? भाग 2 में आपकी नागरिकता। और आर्टिकल आपसे पूछा जाएगा कि आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल आप याद रखेंगे 5 से 11 तक आपका विस्तार मिलता है। किसके बारे में? नागरिकता के बारे में विस्तार मिलता है। कई बार आपसे पूछा है कि भारत की जो नागरिकता है वो हम कितने तरीके से प्राप्त करते हैं? ऑप्शन मिलेगा 2 तरीके से, 3 तरीके से, 4 तरीके से या 5 तरीके से। तो इनमें से आपको एक सही करके बताना है कि भारत में नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है। तो भारत में नागरिकता की बात करें कितने तरीके से प्राप्त करते हैं? 5। जैसे आपने पढ़ा होगा, एक तो कैसे प्राप्त करते हैं? जन्म से, बाई बर्थ से। एक आप याद रखेंगे पंजीकरण से, पंजीकरण से हम प्राप्त करते हैं रजिस्ट्रेशन के माध्यम से। एक कैसे? वंशीकरण से, माता पिता में से अगर कोई भारत का नागरिक है तो वंशीकरण से बोलेंगे उसे, पंजीकरण से हो गया। उसके बाद वंशीकरण से। एक आप याद रखेंगे इसमें याद रखें देशीयकरण। तो इसमें आपका एक सर्टिफिकेट जारी किया जाता है अगर आप पिछले 10 वर्ष या 11 वर्ष से भारत में निवास कर रहे हैं, देशीयकरण। और एक होता है अर्जित भूभाग। अर्जित भूभाग, यदि कोई विदेशी क्षेत्र भारत में शामिल किया जाता है तो वहाँ पे शामिल किए जाने वाले लोगों को आपकी कहाँ की नागरिकता मिल जाएगी? स्वयं भारत की नागरिकता मिल जाएगी। तो याद रखें नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त करते हैं? 5। एक कैसे? जन्म से, एक पंजीकरण से, एक वंशीकरण से, और एक याद रखेंगे देशीयकरण से, और एक कैसा है? अर्जित भूभाग से। तो इस तरीके से भारत की नागरिकता कितने तरीके से प्राप्त की जाती है? 5। याद रखेंगे कितने तरीके से प्राप्त करते हैं आप? 5 तरीके से प्राप्त करते हैं भारत के नागरिकता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान की आधिकारिक भाषा में जुड़े प्रावधानों में संसद संशोधन कर सकती है। तो संसद कैसे संशोधन करेगी? अपने सदस्यों के साधारण बहुमत से, 2/3 बहुमत द्वारा, 3/4 बहुमत द्वारा, अपने 1/3 सदस्यों के समर्थन द्वारा। तो भाषा में अगर हमें कोई संशोधन करना है तो उसके लिए हमें कौन सा बहुमत की आवश्यकता होती है? उसके लिए बहुमत हमें चाहिए साधारण बहुमत। साधारण बहुमत क्या होता है? साधारण बहुमत जैसे कोई भी आपका सदन है, एग्जाम्पल फॉर लोकसभा है, तो लोकसभा में क्या है? एक तो गणपूर्ति या कोरम संख्या पूरी होनी चाहिए। गणपूर्ति या कोरम संख्या किसी भी सदन का कितना होता है? 1/10। 1/10 होता है। जैसे एग्जाम्पल फॉर के लिए 100 आपके सदस्य हैं उस सदन के, तो 100 सदस्य हैं उस सदन के, तो कम से कम आपका जब कार्यवाही चलेगी कितने सदस्य होने अनिवार्य हैं? 10 सदस्य होने अनिवार्य हैं। तो ये आपका होना चाहिए। अब उपस्थित जो सदस्य हैं, उपस्थित सदस्यों का कितना होना चाहिए? 50% प्लस 1 आपका उपस्थित सदस्यों का आपका बहुमत होना चाहिए, यानी 10 है। जैसे 10 ने प्रतिभाग किया है तो 10 में से कितने सदस्य अगर वोटिंग करते हैं? 6 सदस्य वोटिंग करते हैं तो आपका प्रस्ताव पारित हो जाएगा। इसे बोलते हैं साधारण बहुमत। तो गणपूर्ति या कोरम संख्या होनी चाहिए पहले पूरी, और उसके बाद में गणपूर्ति या कोरम संख्या का क्या होना चाहिए? बहुमत होना चाहिए। बहुमत कितना होना चाहिए? 50% प्लस 1। तो इसे बोलेंगे साधारण बहुमत। तो याद रखेंगे आधिकारिक भाषा के लिए कौन सा बहुमत आवश्यक होता है? साधारण बहुमत आपका आवश्यक होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिना अनुमति के कितने
दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। अगर कोई आपका संसद है या सांसद अगर किसी लोकसभा राज्यसभा से, या जैसे आप राज्य में विधायक पढ़ते हैं, विधानसभा विधान परिषद से आपका अनुपस्थित रहता है, तो उसकी सदस्यता आपको समाप्त की जा सकती है। तो इनमें से आपको बताना है कि कितने दिन के अंदर ऐसा प्रावधान हो सकता है, 30 दिन, 60 दिन, 120 दिन या 90 दिन। इनमें से आप बताएंगे कमेंट करके कि उसकी जो सदस्यता है वो कितने दिन में आपकी समाप्त की जा सकती है। अगर वो बगैर सूचना के वहाँ पे आता नहीं है, सूचना दे देगा तो इसमें आप आगे के लिए प्रावधान हो जाता है। लेकिन अगर बगैर सूचना के अगर वो लगातार कितने दिन, लगातार आप याद रखेंगे 60 दिन अगर अनुपस्थित रहता है बगैर सूचना के, तो उसकी जो सदस्यता है वो आपकी समाप्त कर दी जाएगी। इतना याद रखेंगे, उसकी सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न गवर्नर जनरलों में से कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से ऐसा कौन सा गवर्नर जनरल है जिसने कांग्रेस को अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिए कहा था। तो ये बहुत कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है कांग्रेस पार्टी। तो इसके बारे में ये कथन किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, मेजर बर्टन। इनमें से आपको एक बताना है कि कौन सा सही है। कांग्रेस पार्टी के बारे में बताना है। कांग्रेस पार्टी पहले भी आपको बता दिया गया मॉक में, एक बार फिर पुनः देख लेते हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थापना आपने पढ़ी होगी 28 दिसंबर 1885 में। 28 दिसंबर 1885 को किसने की थी? ये की थी एक अंग्रेज रिटायर्ड अधिकारी था, इसका नाम क्या था? एओ ह्यूम। एओ ह्यूम ने की थी। तो इस समय जो आपका भारत का गवर्नर जनरल था, इसका नाम क्या था? इसका नाम था लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में इसकी स्थापना की गई। तो इसी ने, लॉर्ड डफरिन ने कहा था कांग्रेस केवल कम लोगों का प्रतिनिधित्व करती है, अल्प लोगों का आपका प्रतिनिधित्व करती है। तो याद रखेंगे कौन हो जाएगा इसका आंसर? आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड डफरिन। क्या आंसर हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। ये क्लियर रखेंगे, कौन हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन आपका हो जाएगा। बाकी अन्य आपने पढ़े होंगे, जैसे कांग्रेस पार्टी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बैनर्जी। कांग्रेस पार्टी आपने पढ़ा होगा प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब जी। कांग्रेस पार्टी के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन है? जॉर्ज जूल। कांग्रेस पार्टी की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन है? सरोजिनी नायडू। और प्रथम अध्यक्ष पूछे महिला में तो याद रखेंगे एनी बेसेंट। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे आपके बनते हैं कांग्रेस पार्टी से। कई बार मैंने आपको मॉक टेस्ट में करा दी। तो ये आज का आपका मॉक टेस्ट था। और इसमें जो भी आपके क्वेश्चन थे, इसमें 19 क्वेश्चन थे आज के मॉक टेस्ट में। किसी कारणवश एक क्वेश्चन आपका इसमें टाइप नहीं हो पाया। तो ये मॉक टेस्ट अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप चैनल को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।